साहित्य में वह अनुभूतियाँ होती है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, पशु नहीं। समाज की उन्नति और प्रगति साहित्य में छिपी होती है। मानव रूपी दृष्टि से उसे समझकर अपना जीवन सफल बनाता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं के साथ औरों का भी मार्गदर्शक बनता है। कुल मिला के साहित्य से समाज है, उसके अभाव में हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और साहित्य मानव जीवन में नहीं रहेगा तो मानव का जीवन नीरस होगा, मनुष्य जीवन में उसका अस्तित्व नामशेष होगा। हमारी संस्कृति, सभ्यता, जीवन शैली, घर बार, त्यौहार आदि सभी साहित्य के विभिन्न पहलू हैं। हमारे रिश्ते नाते, सूक्ष्म भावनाएं साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। अर्थात समाज साहित्य का दर्पण होता है। अगर कोई ये कहे तो वह अतिशयोक्ति नहीं है। मानव आदिकाल से इस साहित्य की ओर आकर्षित रहा है। निसंदेह ही उसका कोई शास्त्र होगा, कारण होगा। इसलिए आगे हमें काव्य के स्वरूप को समझना आवश्यक है। साहित्य शब्द का प्रचलन साहित्य के अर्थ में 7वीं-8वीं शताब्दी से हुआ है। इससे पूर्व संस्कृत में साहित्य के बदले काव्य शब्द का प्रयोग होता आया है। आचार्य भामह, आचार्य राजशेखर, आचार्य कुंतक, आचार्य रुद्रट, आचार्य वामन आदि विद्वानों ने साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए हम काव्य का स्वरूप, साहित्य के बदले काव्य का स्वरूप देखेंगे। काव्य हमारे जीवन की नदियाँ है जो निरंतर बहना जानती है। जीवन हर पहलू को रेखांकित करती आगे बढ़ती है, चाहे वह सुखद, दुखद, आह्लाददायक, रोमांचक घटनाएं हो। सबको अपने रूप में समा लेती है। काव्य रूपी नदी के इतने आयाम है कि मनुष्य उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता या असंभव है। इसलिए हम विस्तार से काव्य की परिभाषाएं विभिन्न आचार्यों द्वारा जो दी गई है उसे देखेंगे। उसमें सबसे पहले संस्कृत विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं देखेंगे। तो उसमें से सबसे पहला नाम आता है आचार्य भामह का। आचार्य भामह संस्कृत में काव्य की परिभाषा लिखते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम। अर्थात शब्द और अर्थ के संयोग से काव्य है। जहाँ भी शब्द है वहाँ अर्थ है, उसका साथ ही काव्य है। परंतु ऐसी स्थिति में वह परिभाषा अत्यंत व्यापक है। काव्य के अलावा विविध शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप आदि सभी में शब्द और अर्थ आ जाते हैं। इसी कारण इसमें अतिव्याप्ति यह दोष दिखाई देता है। भामह की परिभाषा इसलिए परिपूर्ण नहीं मानी जाती। इस दौर में अगले आचार्य हैं आचार्य कुंतक। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम। यह आचार्य कुंतक की संस्कृत परिभाषा है। इस परिभाषा में कवि अपने शब्द और अर्थ के माध्यम से अपने विचारों, कल्पनाओं को किसी आंतरिक सूत्र में व्यवस्थित बांधता है, वही काव्य है। आचार्य कुंतक ने शब्दार्थ की वक्रता और किसी आंतरिक सूत्र की स्पष्टता न देने के कारण यह परिभाषा भी परिपूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन छात्रों, आपको यह परिभाषा अच्छी तरह से याद करनी है, रटनी है। आचार्य कुंतक की संस्कृत परिभाषा है, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम। संस्कृत परिभाषा है। इस परिभाषा में कवि अपने शब्द और अर्थ के माध्यम से अपने विचारों, कल्पनाओं को किसी आंतरिक सूत्र में व्यवस्थित बांधता है, वही काव्य है। आचार्य कुंतक ने शब्दार्थ की वक्रता और किसी आंतरिक सूत्र की स्पष्टता न देने के कारण यह परिभाषा भी परिपूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन छात्रों, आपको यह परिभाषा अच्छी तरह से याद करनी है, रटनी है। आचार्य कुंतक की संस्कृत परिभाषा है, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो
काव्यम। संस्कृत आचार्यों के दौर में अगले आचार्य है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने संस्कृत की परिभाषा देते हुए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मत में सामंजस्य स्थापित करते हुए एक निश्चित परिभाषा को बांधने का प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने काव्य प्रकाश इस किताब में यह परिभाषा देने का प्रयास किया है। यह परिभाषा है तत्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनर्कापि, अर्थात दोष रहित, गुण सहित और कहीं कहीं अलंकार शब्दार्थ ही काव्य है। आचार्य मम्मट ने अलंकृत कथन और अलंकृत दोनों को ही काव्य माना है, परंतु इसमें भी काव्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। अर्थात इस परिभाषा में हमें दो विशेषताएं दिखाई देती है, एक निषेधात्मक और दूसरी अनिश्चित। ऐसी स्थिति में इसमें कई त्रुटियां आ जाती है, जैसे काव्य में दोष न हो और अनेक गुणों से युक्त हो। सगुण शब्द काव्य की कोई महत्वपूर्ण विशेषता प्रकट नहीं करता, क्योंकि गुण बड़ा व्यापक अर्थ देने वाला शब्द है। इस प्रकार यह परिभाषा काव्य की एक निश्चित क्षेत्रों को बांधती हुई दिखाई देती है, जिसमें कोई तात्विक और मार्मिक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए यह परिभाषा भी परिपूर्ण नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी छात्रों के लिए परीक्षा की दृष्टि से यह जो परिभाषाएं दी गई है, उन परिभाषाओं को लिखना जरूरी है और उसका स्पष्टीकरण तथा दोष लिखना भी जरूरी है। इसलिए परिभाषा को फिर से समझते हैं। परिभाषा है आचार्य मम्मट की, तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकारकृति पुनर्क्वापि। तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकारकृति पुनर्कापि। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ अपनी परिभाषा में लिखते हुए कहते हैं, वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। ऐसी स्थिति में रस की काव्य में अनिवार्यता सिद्ध होती है, जिसमें बहुत मतभेद हो सकता है। यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से जिस वाक्य में रस संपादन हो उसे ही काव्य मानेंगे, तो काव्य का क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और अनेक काव्य पंक्तियां इसके क्षेत्र में बिल्कुल निकल जाएगी। हालांकि बिहारी और केशवदास की अनेक पंक्तियां ऐसी है जो पूर्णतः रस के अभाव में है, परंतु वह अलंकार और उक्ति वैचित्र के कारण चमत्कारिक है। तो क्या उनका काव्य काव्य नहीं होगा? अपितु हमारा मन रस ले सके वह वाक्य काव्य है। यह परिभाषा का यथार्थ है। काव्य के परिभाषाकारों में पांचवें विद्वान आचार्य विश्वनाथ है। उन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर के माध्यम में आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण में जो आक्षेप रह गया था उसका परिहार करते हुए अपनी परिभाषा देने का प्रयास किया है। उनकी परिभाषा है रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। ठीक है, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात इस परिभाषा में यह आपत्ति है कि काव्य के अंतर्गत शब्द में सदैव अर्थ की रमणीयता नहीं होती, पूरे वाक्य में रमणीयता प्रतिपादित होती है। अर्थात रमणीय अर्थ देने वाला वाक्य काव्य होना चाहिए, परंतु यहाँ शब्द, क्योंकि अर्थ वाक्य की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए वाक्य के स्थान पर शब्द दिया गया है। कभी कभी एक शब्द की उपयुक्तता सिद्ध की जा सकती है, परंतु पूर्णार्थ द्योतक शब्द वाक्य ही होता है। तो कभी वाक्य स्वयं एक शब्द में सिमटकर आ जाता है। अतएव आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा की तरह ही आचार्य जगन्नाथ की परिभाषा भी अधिक उपयुक्त है ही, परंतु इसमें एक त्रुटि है। वहाँ पर संकेत केवल अर्थ की रमणीयता का हुआ,
हालांकि शब्दों की रमणीयता भी होती है, काव्य का जो कलात्मक पक्ष है यहाँ पर वह स्पष्ट नहीं हो पाया है।